पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझना। आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक कार्ल मार्क्स भी आधुनिक पूंजीवाद के मुखर आलोचक थे। मार्क्स ने पूंजीवाद को पण्य, कमोडिटी, उत्पाद या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा, जो कि श्रमिक की मजदूरी पर आधारित है। मार्क्स का मानना था कि सभी आर्थिक प्रणालियाँ स्वाभाविक रूप से उत्पादन के विशिष्ट संबंधों के साथ सामाजिक प्रणालियाँ भी हैं जो वर्ग संरचनाओं को आकार देती हैं। मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था चीज़ों से नहीं बल्कि लोगों के बीच रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उत्पादन के पूंजीवादी तरीकों में श्रम स्वयं एक वस्तु बन जाता है, क्योंकि श्रमिकों की मजदूरी के बढ़ने से अपना श्रम बेचना पड़ता है। इस व्यवस्था से दो आधारभूत वर्गों का गठन होता है: पूंजीपति, जो उत्पादन के साधनों जैसे कारखानों के मालिक हैं, और श्रमिक, जो अपना पूंजी है, जो अपना श्रम पूंजीपतियों को बेचते हैं। पूंजीपति वर्ग को इस व्यवस्था से मुनाफा होता है, क्योंकि वो श्रमिकों को उनके काम के बराबर दाम नहीं देते। ऐसा करते हुए वे उनके श्रम को अतिरिक्त मूल्य निकाल लेते हैं। वस्तुकरण या पण्यीकरण और उपभोग। दुनिया भर के हर कोने में पूंजीवाद के विकास से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और हिस्सों में बाजारों का विस्तार हो गया, जो कि पहले इस व्यवस्था से अछूते थे। पण्यीकरण, कमोडराइजेशन तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में खरीदी ना जा सकती हो और वह बेची खरीदी जा सकती है, अर्थात अब वह बाजार में बिकने वाला एक चीज़ बन गई है। मार्क्स और पूंजीवाद के आलोचकों का तर्क है कि वस्तुकरण से नकारात्मक सामाजिक परिणाम होते हैं। एक प्रमुख उदाहरण श्रम का वस्तुकरण है, जहां कौशल और काम विपणन योग्य वस्तु बन जाते हैं। पूंजीवादी समाज में उपभोग सामाजिक भेद पैदा करने और संप्रेषित करने का एक साधन बन जाता है। व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के बारे में संदेह देने के लिए उपभोग में अपनी पसंद का उपयोग करते हैं। कंपनियां बदले में अपने उत्पादों को स्थिति या संस्कृति के प्रतीकों के साथ जोड़कर बेचने का प्रयास करती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को संतृप्त करने वाले विज्ञापनों में स्पष्ट है। समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक मैक्स वेबर ने लोगों पर खरीदी जाने वाली वस्तुओं और उनकी सामाजिक स्थिति के बीच घनिष्ठ संबंध पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस बात का वर्णन करने के लिए प्रतिष्ठा प्रतीक शब्द की शुरुआत की। उदाहरण के लिए, एक सेल फोन का ब्रांड या एक बाजे या एक कार का मॉडल सामाजिक आर्थिक स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतकों के रूप में काम करता है। वेबर ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि कैसे वर्ग और स्थिति समूह अपनी जीवन शैली के आधार पर खुद को अलग करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि उपभोग विकल्प इन अंतरों में कैसे योगदान करते हैं। वैवाहिक और शैक्षिक क्षेत्र में वस्तुगत सेवाएं पारंपरिक रूप से पारिवारिक भूमिकाओं का उपयोग विवाह की व्यवस्था करने और सामाजिक कौशल प्रदान करने के लिए किया जाता था। अब विभिन्न कौशल में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विवाह ब्यूरो और निजी संस्थानों जैसी वाणिज्यिक सेवाओं पर निर्भरता बढ़ रही है। समकालीन विश्व के विभिन्न संगठन सफल होने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक और सामाजिक कौशल को सिखाते हैं। पुराने समय में सामाजिक कौशल और शिष्टाचार जैसे आचरण प्रमुख रूप से परिवार में ही सिखाया जाता था। हम इस बारे में ऐसे भी सोच सकते हैं कि आजकल जो निजी संस्थाओं में होड़ लगी है नए विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग क्लासेस को चलाने के लिए, वो भी इस बात को दर्शाती है कि किस तरह से शिक्षा का पन्नीकरण या व्यवसायीकरण हो रहा है।
भूमंडलीकरण स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मुठभेड़। क्या आप जानते हैं राजस्थान के पुष्कर मेला जो पारंपरिक रूप से चरवाहों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक के रूप में विपणन किया जाता है। वैश्वीकरण में भारत का बदलाव, एक नया आर्थिक युग। 1980 के दशक के बाद भारत ने अपने आर्थिक इतिहास में एक नए युग में प्रवेश किया है जो आर्थिक नीति में राज्य के नेतृत्व वाले विकास से उदारीकरण व परिवर्तन के बाद आया है। इस परिवर्तन ने न केवल भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया रूप दिया बल्कि वैश्वीकरण की शुरुआत को भी चिन्हित किया। एक ऐसा समयकाल जिसकी विशेषता आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयामों में परस्पर जुड़ाव बनाना है। वह दौर जिसमें दुनिया पहले से ज़्यादा अंतर संबंधित है, सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी। भूमंडलीकरण के कई रुझान होते हैं, उनमें से मुख्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, सेवाओं, समाचार और लोगों का संचलन तथा साथ ही प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, दूरसंचार और परिवहन के क्षेत्र में एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास जो इन संचलन को गति प्रदान करते हैं। वैश्वीकरण का केंद्र दुनिया भर के बाजारों का व्यापक एकीकरण है, जिसमें एक बाजार में परिवर्तन विश्व के दूर दराज के हिस्से को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत का संपन्न सॉफ्टवेयर उद्योग जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक बदलाव जैसे कारकों के कारण उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहा है। यह परस्पर जुड़ाव सॉफ्टवेयर सेवाओं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ उद्योगों में स्पष्ट है, जहां भारतीय कंपनियां पश्चिमी देशों को लागत प्रभावी सेवाएं और श्रम प्रदान करती हैं, जिससे भारतीय सॉफ्टवेयर श्रम के लिए एक वैश्विक बाजार का निर्माण होता है। वैश्वीकरण अर्थशास्त्र से परे फैला हुआ है क्योंकि यह दुनिया भर में लोगों, सांस्कृतिक उत्पादों और विचारों के प्रवाह में तीव्र करता है। उदाहरण के लिए भारतीय आध्यात्मिकता और योग तथा आयुर्वेद जैसी ज्ञान प्रणालियों का विपणन पश्चिम में किया जाता है, जिनके अतिरिक्त वैश्विक पर्यटन उद्योग इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे संस्कृति स्वयं एक वस्तु बन जाती है। ये आयोजन विविध समूहों को एक साथ लाते हैं, न केवल वस्तुओं और धन के आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं बल्कि वैश्वीकरण के बहुआयामी प्रभाव को उजागर करते हुए सांस्कृतिक प्रतीकों और धार्मिक परंपराओं को भी बढ़ावा देते हैं। उदारीकरण पर बहस, बाजार और राज्य। भारत की अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण वैश्वीकरण का प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण प्राथमिक तौर पर उदारीकरण की नीति की वजह से हुआ है, जो 1980 के दशक से शुरू हुई। उदारीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण, पूंजी, श्रम और व्यापार पर सरकारी नियमों में कमी, शुल्क में कटौती एवं भारत में विदेशी कंपनियों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने जैसे विभिन्न उपाय शामिल हैं। इस प्रक्रिया को अक्सर विपणन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकारी नियमों पर बाजार आधारित तंत्र के उपयोग पर जोर देता है। विपणन के परोकार का मानना है कि यह सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों पर निजी उद्योग की दक्षता को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देता है। उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आए परिवर्तनों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और भारतीय बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी ब्रांडेड वस्तुओं की उपलब्धता हुई है। विदेशी निवेश में वृद्धि से आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकारी उद्यमों के निजीकरण का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना और सरकार को वित्तीय बोझ को कम करना है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि निवल प्रभाव नकारात्मक हो सकता है, जिसमें ताकत और नुकसान लाभ से अधिक है। जहां कुछ ऐसे
जहाँ कुछ क्षेत्र जैसे सॉफ्टवेयर और कृषि वैश्विक बाजार पहुंच से लाभान्वित होते हैं, वहीं अन्य जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स या तिलहन विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं। किसानों और उत्पादकों का उदारीकरण का प्रभाव। इससे पहले भारतीय कृषि को समर्थन मूल्यों और सब्सिडी के माध्यम से वैश्विक बाजारों से बचाया जाता था। समर्थन मूल्यों ने किसानों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी दी, जबकि सब्सिडी में निवेश लागत को कम किया। उदारीकरण ने सरकारी हस्तक्षेप के इन रूपों को कम या समाप्त कर दिया, जिससे कई किसानों के लिए एक अच्छी आजीविका बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया। छोटे निर्माताओं को भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, क्योंकि विदेशी वस्तुओं और ब्रांडों ने भारतीय बाजार में प्रवेश लिया, जिससे कुछ व्यवसाय बंद हो गए जो प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। इसी प्रकार छोटे व्यवसायों को विश्व स्तर के उत्पादकों के सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, और ये अपवाद नहीं है कि उनमें से कुछ का बिल्कुल सफाया हो जाए। निजीकरण में उन सरकारी विभागों के मुलाजिमों की नौकरी भी कम हो गई है, या कह सकते हैं वो रोजगार के स्रोत अब स्थिर नहीं है। गैर सरकारी संगठन रोजगार उभर कर सामने आ रहे हैं और सरकारी संगठित विभागों में नौकरी कम होती जा रही है। उदाहरण के लिए उदारीकरण ने भारतीय किसानों को उनके आयात की अनुमति देकर विदेशी कृषि उत्पादों से प्रतिस्पर्धा के लिए उजागर किया है। निष्कर्ष रूप में कहें तो भारत में आज छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार से लेकर अत्यधिक स्टॉक एक्सचेंज जैसे विविध प्रकार के बाजार हैं, जो सामाजिक संस्थाओं से गहन रूप से जुड़े होते हैं। ये बाजार आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं से भी महत्वपूर्ण है। उदारीकरण के बाद अब भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। तब न केवल व्यापार में तेजी आई, बल्कि नए अवसर भी पैदा हुए। साथ ही कमजोर वर्गों के लिए चुनौतियां भी सामने आई हैं। बाजारों में बदलाव ने जहां विकास को बढ़ावा दिया, वहीं सरकारी रोजगार और संरक्षण की भूमिका को कम किया। वर्तमान आधुनिक समय में यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाजार कैसे बदल रहे हैं और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होंगे, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का तेजी से प्रवाह हो रहा है। भारतीय बाजार अब वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। नागरिक एक राजनीतिक समुदाय का सदस्य जिसके पास उस राज्य से जुड़े नागरिक अधिकार और कर्तव्य होते दोनों हैं। अनुभवजन्य अनुसंधान समाजशास्त्री अध्ययन कि किसी भी क्षेत्र में तथ्यात्मक जांच। अंतर्विवाह जब विवाह एक विशिष्ट जाति, वर्ग, आदिवासी समूह के भीतर होता है। बहिर्विवाह जब विवाह संबंधों के एक निश्चित समूह के बाहर होता है। विचारधारा साझा विचार या विश्वास जो प्रमुख समूहों के हितों को उचित ठहराने में मदद करते हैं। विचारधारा की अवधारणा सत्ता के साथ निकटता से जुड़ती है, क्योंकि वैचारिक प्रणालियाँ समूह के अंतर शक्ति को वैध बनाने का काम करती हैं। एकल विवाह जब विवाह में केवल एक पति और एक पत्नी शामिल होते हैं। बहुविवाह जब विवाह में एक समय में एक व्यक्ति के एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं। बहुपतित्व जब किसी एक महिला से एक से अधिक पुरुष विवाहित हो। पत्नित्व जब किसी एक पुरुष से एक से अधिक महिलाएं विवाहित हो। सेवा उद्योग, पर्यटन उद्योग जैसे उद्योग जो निर्मित वस्तुओं के बजाय सेवाओं के उत्पादन से संबंधित हैं। राज्य समाज एक ऐसा समाज जिसके पास सरकार का एक औपचारिक तंत्र हो। राज्यविहीन समाज एक ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का प्रभाव हो। सामाजिक बदलाव एक स्थिति या व्यवसाय से दूसरी स्थिति या व्यवसाय में स्थानांतरण। संप्रभुता किसी निर्धारित भूभाग या क्षेत्र पर किसी राज्य का निर्विवाद राजनीतिक शासन।